नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 14 नवंबर 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 142वां एपिसोड यानी 142 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल सैटरडे को, जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे को ये सीरीज ऑन होता है, तो सैटरडे को शनिवार को 13 नवंबर को जितने लोगों ने सवाल भेजे उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट करने के बाद अपना जवाब लेकर हाजिर हूँ। किन्हीं लोगों का सवाल अगर मेरी गलती से मिस्टेक हो गया हो, मैंने कलेक्ट नहीं किया हो, तो वो अपना मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपना सवाल, मैं उनके सवालों का जवाब दे दूंगा। अगर उनका सवाल मिस हो गया हो इस सीरीज में तब तो वो मुझे भेज देंगे, मैं उनका सवाल पर्सनली उनको जवाब दे दूंगा अगर मुझसे मिस हो गया हो सवाल कलेक्ट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। 142वां एपिसोड। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे सब सवाल आते हैं जिसका जवाब देने में मज़ा भी आता है। अगर आप लोगों ने सवाल नहीं भी भेजा है तो भी वीडियो देखिए पूरा, काफ़ी जानकारी वाली चीज़ें आपको यहाँ पे देखने और समझने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बता दूं कि अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल मिलने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे कॉल्स मिलते हैं। बहुत सारे मार्केट रिलेटेड खबरें, आईपीओ रिलेटेड चीज़ें आपको मिलते रहती है। टेलीग्राम चैनल पर भी ये सुविधा अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए 142 एपिसोड 142वां एपिसोड शुरू करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल सीके पंडित जी ने गुजरात अहमदाबाद से लिखा है। इन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में लिखा है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इन्होंने लिखा है एवरेडी इंडस्ट्रीज, एस कंस्ट्रक्शंस और रूपा इंडस्ट्रीज, केशोराम इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल एंड आईओएल केमिकल, इंडसइंड बैंक, ए प्राइस। अब ये ए प्राइस क्या है तो ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इंडसइंड बैंक के प्राइस में बाय करवा के ना करवा, कहने का मतलब कि इस टाइम इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं मोटा मोटी इनको एक लेवल देने की कोशिश करूँगा। मुझे पहले तो पंडित साहब आप मुझे ये बताएं कि आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का होगा तो चीज़ें अलग होगी, अगर व्यू लॉन्ग टर्म का होगा तो चीज़ें अलग होगी। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आपको लेवल बता देता हूँ कि किस लेवल पे इसको बाइंग करना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इनके सारे स्टॉक्स को कि एवरेडी इंडस्ट्रीज़ और ये एस कंस्ट्रक्शन वगैरह किस लेवल पे बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है जिसका नाम है फायर्स 1। इसका डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है। मोबाइल के लिए फायर्स मार्केट आता है और वेब के लिए फायर्स वेब आता है, जिस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ लाइव मार्केट में। और ये फायर्स 1 है डेस्कटॉप टर्मिनल। तो मैं आज इसी पे करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर मैं इसको यूज़ नहीं करता, ये बहुत ही एडवांस फीचर है। मेरे सारे काम नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं तो मुझे एडवांस की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैं ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं। हाँ, हालांकि इस पर वीडियो मैंने बहुत सारे आपको बना के दिए हुए हैं, बहुत सारे स्कैनर के बारे में, इसके बारे में बताया हुआ। आप मेरे अगर ट्रेडिंग इसमें स्टडीज़ वाले में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे मिलेगा फायर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी रिलेटेड वीडियो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पर आपको इनके स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहेंगे कि एवरेडी इंडस्ट्रीज़ को ये बाय करना चाहते हैं, किस लेवल पे बाय करने। तो देखिए आपको अगर एवरेडी को बाय करना होगा ना सर तो आप 345 रुपये के ऊपर करिएगा, 345 के ऊपर, उसके पहले नहीं कर सकते। 345 से 50 का एक रेजिस्टेंस एरिया है इसके पास में, एवरेडी इंडस्ट्रीज़ के पास में। इसके ऊपर निकले तो ज़रूर बाइंग बन सकती है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं, इस तरफ से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है इनका कैश एस कंस्ट्रक्शन। एस को बारे में मैं यहाँ पे देखता हूँ एस कंस्ट्रक्शन है या नहीं है। हाँ, एस कंस्ट्रक्शन 255 के आसपास में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है, बिल्कुल बाइंग नहीं करना है यहाँ पे। या तो आप 230 के आसपास में करें, जब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तब वहाँ पे बाय कर सकते हैं, अगर वहाँ से बाउंस करता है तो। या फिर आप 270 के ऊपर जब निकले तब बाइंग करिएगा, उसके पहले नहीं कर सकते। ये मैं सारे शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अपना व्यू लिखा नहीं है। अब तीसरा स्टॉक है इनका रूपा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखिए 445 के आसपास में ट्रेड हो रहा है रूपा। तो यहाँ पर आपको बाइंग एक अपॉर्चुनिटी दिख तो रहा है, लेकिन याद रखिए इस जगह पे बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट 3 से 4 बार इस लेवल को टच किया हुआ है रूपा ने। अगर इसके बाउंस करता है
पंडित साहब ऊपर की साइड में 455 को ब्रेक करता है तब आप बाय करिएगा, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। 455 के ऊपर रुपये को बाय करना है। केशोराम आपने पूछा तो चलिए केशोराम को भी देख लेते हैं। केशोराम का जो प्राइस चल रहा है 63 रुपये के आसपास में चल रहा है। मैं थोड़ा चार्ट छोटा करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए यहाँ से अगर ये गिर जाता है तो डायरेक्ट ये 59 से 57 तक पहुँच जाएगा, इसलिए आपको बाय 65 के ऊपर करने का कोशिश करना है। 65 के ऊपर निकलेगा केशोराम तभी बाइंग बनेगा। केशोराम के अलावा इनका एक स्टॉक था सुदर्शन केमिकल, तो चलिए सुदर्शन केमिकल को देख लेते हैं। कई बार मैंने सुदर्शन केमिकल पे ट्रेडिंग कॉल दिए हुए और काफ़ी सक्सेसफुली इसने सारे लेवल अचीव कर दिए, ऊपर 786। एक बार तो दिवाली वाले पोर्टफोलियो में भी मैंने इसको शामिल रखा था। अभी देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच करके ऊपर की साइड में गया है, तो इसलिए मुझे 610 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। 610 के ऊपर अगर ये निकले तभी बाइंग करेंगे, उसके पहले नहीं कर सकते। सुदर्शन केमिकल के अलावा IOL केमिकल आपने पूछा तो IOL केमिकल भी देख लेते हैं। IOL केमिकल अभी बाइंग नहीं बनेगी, काफ़ी अच्छे जगह पे खड़ा है IOL केमिकल। देखिए IOL केमिकल में अगर ये लेवल तोड़ देता है 540 को तो ये डायरेक्ट 520 के आसपास में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा रिस्क तो है। हाँ, रिवर्सल अगर यहाँ से बनते हैं, जो कि चांस है, रिवर्सल थोड़ा मार्केट अगर मूवमेंट करना स्टार्ट करे और क्रूड में आपको थोड़ा सा नरमी दिखे तो आपको यहाँ पर एक केमिकल सेक्टर में मूवमेंट बन सकता है। लेकिन आपको 560 से 65 के ऊपर जब निकलेगा 560 टू 565 तभी बाय करिएगा। पंडित साहब आगे बढ़े। इसके अलावा इन्होंने इंडसइंड बैंक पूछा है, तो इंडसइंड बैंक को भी मैं चेक कर लेता हूँ। इंडसइंड बैंक और ये इंडसइंड बैंक का चार्ट, जी इंडसइंड बैंक का चार्ट ठीक है सर, ख़राब नहीं, आप यहाँ पे भी बाय कर लें, लेकिन 1045 के ऊपर ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। 1045 1045 के ऊपर निकले तो ज़रूर बाय करिए। अब ये एक स्टॉक है इनका डबल ए प्राइस, ये क्या है मुझे नहीं पता, तो ये लास्ट वाला प्राइस क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं आंसर दे पाऊंगा सर, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि ये आपने डबल ए क्या लिखा है। तो बाकी सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखते हैं किनका है। घनप्रीत सिंह साहब ने चंडीगढ़ से लिखा है अगला सवाल। घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये पढ़ते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग सर, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग लाइफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर। बीइंग नॉट वेल एंड हॉस्पिटलाइज्ड आई एम ट्राइंग टू टेक 1 or 2 ट्रेड्स पर डे थ्रू माई फोन। अच्छा, इनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, क्या होगा घनप्रीत साहब, आपने कॉल भी नहीं किया, आपको कॉल करना चाहिए था। खैर मैं चलिए जल्दी से रिकवर होके आइए वापस, तो फिर बात करते हैं। अच्छा 1 से 2 घंटा आप ट्रेड कर पा रहे हैं उसके बावजूद हॉस्पिटल से, तो ये बड़ी बात है सर। रिसेंटली आई हैव बाउट द फॉलोइंग स्टॉक फॉर 3 months, 3 मंथ के लिए खरीदा है। आर सिस्टम्स 1402 क्वांटिटी 206 रुपये 35 पैसे पे, और सतलज टेक्सटाइल को 2501 क्वांटिटी 62 रुपये 15 पैसे में। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड गिव योर वैल्यूबल फीडबैक रिगार्डिंग इस टारगेट स्टॉप लॉस। ओके सर, ऑलवेज स्टे प्लेस। थैंक यू सर गणपति साहब, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, जल्दी से आप रिकवर पहले हो जाइए। आर सिस्टम को देखते हैं, तो चलिए मैं पहले आर सिस्टम को देख लेता हूँ। आर सिस्टम देखिए 200 इन्होंने किस क्वांटिटी पे लिया ये देखना है पहले। इन्होंने लिया हुआ है 206 रुपये 35 पैसे पे, और ये प्राइस 236 चल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से 206 रुपये पे लिया, प्राइस 236 चल रहा है, यानी ऑलरेडी आप 30 पॉइंट प्रॉफिट में है। तो आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा ना सर, देखिए स्टॉप लॉस ऑलरेडी अभी आप उठा लीजिए ऊपर की साइड में 230 रुपये का स्टॉप लॉस कर लीजिए। अब मात्र 6 पॉइंट का आपका रिस्क है, छोटा सा एक रिस्क है। ऊपर के अगर ये स्टॉक यहाँ से काट देता है, मान लीजिए दो क्लोजिंग नीचे की तरफ में क्लोजिंग कर देता है, तो एग्जिट करेंगे। टच करके वापस इसके 230 के ऊपर क्लोज करता है तो वेट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर 240 के बाद 45 के बाद जाने के बाद ये और भी तेजी दिखाएगा, जो 260 से 70 तक के टारगेट आपको आर सिस्टम दिखा सकता है। सतलज टेक्सटाइल 62 रुपये पे आपने लिया है, 77 रुपये के आसपास में चल रहा है। 62 यहाँ कहीं पे आपने लिया है सपोर्ट एरिया के पास में, और अब ये अपने बिल्कुल हायर जोन पर आके खड़ा हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप वेट करिए इसमें। 80 से 82 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा सतलज टेक्सटाइल, आपको 85 से 90 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस काइंडली 70 रुपीज़ का लगा के आप चल सकते हैं सतलज टेक्सटाइल में। इसके अलावा ये घनप्रीत सिंह साहब के सवाल का जवाब था। अगर कमेंट में फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दें सर। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं कृपया अपना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है केशव सेन जी कोलकाता से लिख रहे हैं। केशव सेन जी क्या लिख रहे हैं, मैंने देखा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जब निफ्टी अप ट्रेंड में होता है तब निफ्टी का कॉल बाय किया जाता है। ओके, लेकिन कॉल बाय नहीं करके अगर निफ्टी
फ्यूचर बाय करते हैं तो मोर प्रॉफिट होना चाहिए। सर चाहिए दैट मीन्स आप प्रेशर डाल रहे हैं निफ्टी पे कि भाई निफ्टी मैंने तुम्हारा कॉल नहीं खरीद के फ्यूचर खरीदा है तो मुझे इतना प्रॉफिट दे दो, क्योंकि आपने चाहिए वर्ड यूज़ कर दिया। आपके चाहने से, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है सर, प्रॉफिट होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। पर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। सेम वे में निफ्टी डाउन ट्रेंड में निफ्टी पुट बाय नहीं करके अगर निफ्टी फ्यूचर सेल किया जाए तो मोर प्रॉफिट होंगे, प्लीज़ आपका व्यू बताएं। देखिए जब आप कॉल बाय करते हैं या फ्यूचर पुट बाय करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम रहता है कॉल और पुट में, प्राइस को, प्रीमियम को डिके होने का, यानी कि प्रीमियम खत्म हो जाता है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, एक जगह पे रह गया, नहीं जा पाया, तो क्या होता है प्रीमियम खत्म होने लगता है, प्रीमियम धीरे धीरे खत्म होता है। उसके मुकाबले अगर फ्यूचर को लेते हैं तो उसमें कोई भी प्रीमियम गलने का बात नहीं होता है, प्रीमियम खत्म नहीं होता, क्योंकि आपने उसके फ्यूचर को खरीदा है, ऑप्शन को नहीं खरीदा है, तो वहाँ प्राइस गलता नहीं है, प्रीमियम डिके नहीं होता, वहाँ प्रीमियम का कोई लोचा नहीं होता है ना। तो अगर वो साइडवेज भी है तो आपका प्राइस 300 रुपये पे अगर मान लेते हैं, अगर 300 है तो 300 ही रहेगा, 295 298 उसी के पास में रहेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन में खरीदा है 60 रुपये पे तो वो वहीं पे खड़े खड़े ये 40 हो जाएगा तुरंत, है ना। तो ये साइडवेज में प्रॉब्लम होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा केशव जी कि आप अगर उस जगह पे फ्यूचर को खरीदें तो आपको ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं प्रॉफिट होने के। होगा नहीं होगा वो मार्केट पे हो सकता है वो साइडवेज ही रह जाए पूरे दिन सर, तो फिर आप कहेंगे सर होना चाहिए था, नहीं हुआ, आपने बोला नहीं, वो अगर साइडवेज होगा तो साइडवेज में रह जाएगा, लेकिन प्रीमियम खत्म नहीं होगा क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं लिया है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, फ्यूचर ज़्यादा सेफ हो जाएगा इस मुकाबले, क्योंकि प्रीमियम खत्म नहीं होता वहाँ पे। तो अगर 300 है तो 300 ही रहेगा, 298 99 यही तो घूमेगा आसपास में। तो आपका बिल्कुल सही कहना और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ केशव जी, बिल्कुल बहुत आपने सही ऑब्जर्व किया है। तो कृपया अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ। केशव जी के बाद जो अगला सवाल है वो है आदित्य गुप्ता जी अयोध्या से लिख रहे हैं। वाह आदित्य जी, आप एकदम राम जी की नगरी से लिख रहे हैं। मैंने बीओबी बैंक लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए 1 ईयर के लिए, सर मुझे इसका टारगेट और एसएल बताइए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा को लिया है सर, 1 साल के लिए लिया है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लिया। आप अगर प्राइस अगर आप लिख देते तो आपको ज़्यादा बेहतर होता है। अब जरा सोचिए कि अगर आपने 30 रुपये पे लिया होगा तो अच्छी बात है, आपने 40 पे लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर आपने इस वक्त लिया हो तो फिर चार्ट देखना पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, प्राइस अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप प्राइस नहीं लिखते हैं तो फिर दिक्कत वाला पैदा, मान लीजिए किसी ने प्राइस ले लिया बहुत नीचे से तो उसके लिए तो अच्छी बात है ना। अगर यहाँ पे लिया हो 1 साल, अभी भी तो नहीं हुआ 1 साल, तो यहाँ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर आपने इस जगह पे लिया तो गड़बड़ बात हो जाएगी, फिर चार्ट देखने पड़ जाएंगे। अभी देखिए स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको 95 का मेंटेन करना है। कितने का? 95 का। अगर आपने करेंट भाव पे लिया है तो 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 105 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसको वो ब्रेक करता है तो ये आपको 125 से 130 तक 1 ईयर के आसपास में 150 तक भी जाने के चांस बन सकते हैं, लेकिन इसको क्लोजिंग होगा 105 से 110 के ऊपर, देन आपको वो टारगेट आएंगे। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 95 रुपीज़ का लगा के आप चल सकते हैं आदित्य जी। तो उम्मीद है आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल है ये टोनी गुप्ता जी ने रांची से लिखा है। अब टोनी सर ने क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। इनका सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिए इनका सवाल है कि सुपर स्टॉप पर, देखिए टोनी गुप्ता जी रांची से, सुपर स्टॉप पर आपसे व्यू लिया था, उसमें 24,000 रुपया कमाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम आपको आपका प्रॉफिट के लिए। 270 पर बाय किया और यहाँ 406 पर एग्जिट किया। थैंक यू आपके मार्गदर्शन के लिए, आपका भी वेलकम सर कि आपने मेरी बातों को माना। केसीपी को बाय किया है 136 रुपये 50 पैसे पर शॉर्ट टर्म के लिए, इसका एसएल और टारगेट। मोर पेन लाइफ बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए, इसके बाय लेवल एसएल टारगेट। ओके, तो इनके कुछ स्टॉक्स हैं जैसे केसीपी है और मोरपेन है, ट्राइजिन है। ट्राइजिन तो मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए सर, और सद्भाव को बाय करना है, ठीक है, और इस पर अपना क्या राय होगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखना चाहते हैं। सबसे पहले इनका केसीपी और मोरपेन को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, ट्राइजिन पर, और उसके बाद सद्भाव पे। तो केसीपी को पहले देखेंगे कि बाय किया है 136.50 पर, और कहीं भी देख लेते हैं, फाइल्स पर ही देख लेते हैं केसीपी को, केसीपी, और ये आ गया केसीपी। देखिए केसीपी को 136.50 पे लिया। देखिए स्टॉप लॉस जो सर आपको 130 रुपये का लगेगा, और 146 से 47 का एक रेजिस्टेंस एरिया है केसीपी को। अगर ये एरिया ब्रेकआउट हो जाता है देन आपको 154 से 158 तक के टारगेट केसीपी में देखने को मिलेंगे। और अब आपने मोर पेन की बात किया है ना, मोर पेन लैब, तो मोर पेन लैब में आपने क्या किया ये देख लेते हैं। मोर पेन लैब बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए, इसका अच्छा बाय मोर पेन का लैब। देखिए सर मोर पेन जो है ना एक इंपॉर्टेंट लेवल पे तो खड़ा तो है, लेकिन ये रिस्की लेवल है। अगर आप करेंट भाव पे खरीदते हैं तो आपको स्टॉप लॉस
₹45 का लगेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप करेंट भाव पे बिल्कुल ना खरीदें, आप खरीदें ₹55 के ऊपर, 54 से ₹55 के ऊपर खरीदिए। टारगेट 60 से ₹62 के मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आपको ₹52 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। तो ये आपको मोरपेन का लेवल हो गया। ट्राइजन है आपके पास, ऐसा ट्राइजन में कुछ और है। ट्राइजन बाय कर बैठा और एसएल कट करना ध्यान नहीं रहा, इसका प्रॉपर स्टॉप लॉस बता दिए। सर ट्राइजन का तो मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे। अगर ट्राइजिन ना, हाँ चलिए चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी क्या होगा, एसएल कट करना, देखिए एसएल तो अब इसका ₹108 का लगेगा, 105 से ₹108 का इसका एसएल लगेगा। ऊपर 126 का रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक करेगा, देन 138 से 40 तक जाने की कोशिश करेगा ये। तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको वो लगाना होगा। सद्भाव को बाय करना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, ओके, किस प्राइस पर किया जा सकता है। तो चलते हैं सद्भाव की तरफ। यह है सद्भाव और बाय करना चाहते हैं। देखिए ये ₹48.60 पे आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब ये जो इतना छोटा प्राइस का स्टॉक है, आपको बाय करना है तो करंट भाव पे कर सकते हैं, रिस्क छोटा बनेगा ₹45 का। लेकिन यहाँ पे रिस्क है, याद रखिएगा। आप सेव कब करेंगे, जब ये ₹52 के ऊपर निकलेगा, तब आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है ₹57 तक का। छोटा स्टॉप लॉस लगा के 48 का उस कंडीशन में लेके चल सकते हैं। जब ये 52 के ऊपर निकलेगा, 52 के ऊपर, तभी बाइंग करेंगे। तो ये है टोनी गुप्ता जी के सवालों पर मेरा जवाब। पसंद आए तो अपना फीडबैक देना वीडियो को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलें। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल अफजल नज़ीर जी इलाहाबाद से लिख रहे हैं। अफजल नज़ीर जी इलाहाबाद से क्या लिख रहे हैं? मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एनईसी की वेबसाइट और फायर्स के ऑप्शन चेन की वैल्यू में डिफरेंस क्यों है? फॉर एग्जांपल 18। देखिए बिल्कुल सही, अपडेशन का एक चीज़ें होती है। देखिए वहाँ जो एनईसी का होता है ना, यहाँ लाख और करोड़ का डिफरेंस होता है। वहाँ लाख में दिखाएगा और यहाँ करोड़ में दिखाएगा, होता है सही है। वो बिलियन और मिलियन का फेरा होता है। एक चीज़ें बिलियन और मिलियन का फेरा होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो नॉर्मल में दिखाता है, यहाँ फायर्स उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाता है। दोनों में सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ कुछ अंतर ऊपर नीचे इसलिए पड़ता है कि ये चार्ट चूँकि एनईसी में 2 मिनट पहले तो एनईसी अपडेट करता है, एनईसी देता है दूसरे को। ध्यान से सुनिए, पहले एनईसी अपडेट करता है अपने, फिर एनईसी देता है दूसरे को। तो वो डेटा आने में टाइम लग जाता है, 2-3 मिनट का फेर होता है। उस फेर के अंतर में वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो जो डेटा है ना वो सेम नहीं होके क्या होता है, कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन लगभग आसपास में ही चलता है। तो ये थोड़ा अपडेशन का भी चीज़ें हो जाती है, अंतर कोई खास नहीं है। आगे चलेंगे। निखिल कुमार जी, यू असर नाम है इनका, अहमदाबाद गुजरात से लिख रहे हैं निखिल जी। क्या लिख रहे हैं? आई हैड बाउट बैंक ऑफ इंडिया शेयर 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 60। ₹60 के भाव पे बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने खरीदा हुआ है। प्लीज़ गिव योर सजेशन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। बहुत अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको मेरे बैंक निफ्टी वाला वीडियो और बैंकिंग स्टॉक वाला वीडियो देखना पड़ेगा। हालांकि नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको देखेंगे आप तो डेली आपको वहाँ पे अपडेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। बैंक आई खरीदा है इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया को ₹60 पर। तो चलते हैं इसके ₹60, देखिए 61 चल रहा है, उसी के आसपास खरीदा है। सर स्टॉप लॉस आप छोटा सा आप लगा लीजिए ₹59 का, 59 से 58 का। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर आप निकल जाएंगे। हालांकि इसके पास जो बड़ा सपोर्ट है वो 57 के आसपास का, तो आप स्टॉप लॉस 57 का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 57 नहीं काटता है, ऊपर की साइड में 63 को ब्रेक करता है, होल्ड कर लीजिएगा। 65 से 67 तक के टारगेट देखने को बन सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में आने वाले समय में। निखिल जी ये है आपके सवाल पे मेरा जवाब। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल और फीडबैक जरूर देंगे। नीलेश पाटिल जी पुणे से लिख रहे हैं, हाउ टू फाइंड स्टॉक बॉटम। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं बॉटम पे। देखिए जब भी स्टॉक्स का एक नेचर होता है, हर स्टॉक्स के अपने अपने एक नेचर होते हैं। आपका भी नेचर होता है, आपके पड़ोसी का अलग नेचर होगा, आपका नेचर अलग होगा, दोनों नेचर सेम नहीं होता। अभी देखिए क्या होता है कि जब आप फाइंड करने जाते हैं बॉटम पर कोई भी स्टॉक को, कोई नहीं बता सकता। जैसे मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, निफ्टी मार्च 2021 में 7,500 तक चला गया था। कोई नहीं बता सक रहा था कि ये कहाँ तक जाएगा और बॉटम बनाएगा। जरा सोचेंगे पाटिल साहब, आराम से सोचेंगे, है ना। महाराष्ट्र से हैं आप शायद, हाँ बिल्कुल, पुणे लिखा हुआ है। तो बड़ा आराम से सोचिए कि क्या आप वहाँ पे बता पाते कि निफ्टी 7,500 पे रुक जाएगा या 5,000 पे चल जाएगा। आप टीवी भी देखते होंगे, चाहे CNBC देखें चाहे जी बिजनेस, कोई नहीं बता सक रहा था कि कहाँ तक जाएगा। सिर्फ एक एजम्पशन कर रहे थे कि यहाँ से घूम सकता है, वहाँ से घूम सकता है। मैंने भी उस टाइम एक वीडियो बनाया था कि मैंने कहा था कि ये नीचे 7,500 चला गया, 8,000 चला गया, डजंट मैटर, ये तब तक नहीं घूमेगा। जो वीडियो जिन लोगों को याद होगा, मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया था, बिल्कुल चार्ट दिखा के बताया था कि ये तब तक नहीं घूमेगा जब तक कि ये 10,200 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करे।
ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा था, ये तब तक नहीं घूमेगा सही से जब तक ये 10,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करे ऊपर की साइड में, ये तब तक नहीं घूमेगा। अगर ये 10,200 के लेवल को एक बार ब्रेक करके क्लोज कर देता है, देन हम ये समझेंगे कि अब ये बॉटम बना चुका है। ध्यान से सुनिए, ये नीचे चलता चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और ये 7,500 पे आ गया। अब यहाँ पे भी लोग नहीं बता पा रहे कि ये कितना नीचे जाएगा, हो सकता है और नीचे आ जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तब तक नहीं घूमेगा जब तक कि ये 10,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। और अगर ये 10,200 के ऊपर ये क्लोजिंग कर देता है, दैट मीन्स कि ये लेवल अब ये बॉटम बना चुका है। बात समझ में आ रही? यानी कि अगर वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, दैट मीन्स वो स्टॉक पीछे बॉटम बन चुका है, अब वो नहीं जाएगा नीचे। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, हो सकता है इस तरह से स्टॉक आ रहा हो और स्टॉक इस तरह से आया और स्टॉक्स ने इस हाई को एक बार ऐसे ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे बॉटम बन गया। अब ये बॉटम जब बन गया तो स्टॉक एक बार दोबारा से भी ब्रेक कर सकता है, चांसेस पूरे बनते हैं। इसलिए क्या कहा कि टाइम के साथ प्राइस सस्टेन करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, टाइम के साथ प्राइस भी अगर सस्टेन करता है, टाइम पीरियड ऐसे गया और ऐसे नीचे आ गया तब तो खत्म, प्राइस भी सस्टेन करे और टाइम भी सस्टेन करे बकायदा उस प्राइस पे, तब हम समझेंगे कि इसका जो पिछला प्राइस था वही बॉटम बना है। अदरवाइज वो अगर नहीं सस्टेन करता है, नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब अभी बॉटम नहीं बना है। तो ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मोटा मोटी एक आइडिया मैंने आपको दे दिया नीलेश साहब। उम्मीद करता हूँ जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, अपना फीडबैक जरूर देंगे। और जिनको याद है वो मेरा वीडियो निफ्टी वाला जो मैंने साफ बोला था 10,200 के ऊपर निकलेगा तभी समझेंगे कि नीचे बॉटम बना है। और जिन लोगों ने याद होगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल किनका है? इनका सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं, सहरसा बिहार से। इनका सवाल है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग को 210 पे लिया है, टाटा मोटर्स डीवीआर 282, अनंतराज 65, फेज 3 315, रेन इंडस्ट्रीज 205, नौसिल 245। प्लीज प्रोवाइड टारगेट एंड एसएल। आंसर प्लीज टेल मी हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड बाय वाचिंग चार्ट ऑफ 1 वीक। देखिए अभी मैंने जस्ट आपके पहले वाले सवाल का जवाब दिया है सर नीलेश पाटिल साहब का, आप उस सवाल को सुन लीजिए। उनका भी यही सवाल था कि बॉटम पे स्टॉक को कैसे पहचाने, तो जो उनका आंसर है वही आंसर आपका है ये नीचे वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब बात करता हूं ऊपर वाले सवाल का, त्रिवेणी इंजीनियरिंग को 210 पे, टाटा मोटर डीवीआर वगैरह वगैरह। चलिए चेक करते हैं एक एक करके, सारे एसएल एंड टारगेट पूछ रहे हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, चलते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के पास। तो त्रिवेणी को 210 पे संजय जी ने लिया है। तो देखिए 210 या 216 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। देखिए सर बहुत ही अच्छे जगह पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग खड़ा है। अगर एक बार ये 220 को ब्रेक कर गया तो 230 से 35 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 200 रुपये लगा के चलना पड़ेगा। टाटा मोटर डीवीआर है इनका अगला स्टॉक। तो टाटा मोटर्स डीवीआर को भी हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर मैं जरा लिख लूँ, डीवीआर आता है ना, टाटा मोटर्स डीवीआर, बिल्कुल टाटा मोटर्स डीवीआर ये सेलेक्ट है। इन्होंने इस पे लिया है टाटा मोटर्स डीवीआर को, ये वही तो सतलज टेक्सटाइल आ गया, टाटा मोटर डीवीआर ये या 282 पे इन्होंने लिया है, 285 चल रहा है। तो स्टॉप लॉस 200 थोड़ा सा दूर का हो गया स्टॉप लॉस, लेकिन आप 270 रुपये का लगा के चल सकते हैं। ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 300 रुपये का है। अगर एक बार 300 रुपये को ब्रेक करता है तो ये 320 से 30 तक के टारगेट दिखा सकता है टाटा मोटर्स डीवीआर। आपने इसके बाद जो लिया है वो है अनंतराज, वो है 65 पे आपने लिया है। तो अनंतराज को देखते हैं, 65 पे आपने लिया, 72 के आसपास का प्राइसिंग चल रहा है इसका, ठीक है सर। स्टॉप लॉस भी आप 65 का ही लगा लें। 75 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा अनंतराज, देन 80 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं अनंतराज में। फेज 3 को आपने लिया है, फेज 3 को है ना, तो चलते हैं फेज 3। सर फेज 3 मैंने बहुत पहले शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे और बहुत ही शानदार तरीके से इसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया आपको। फेज 3 आपने इसको 315 पे लिया, स्टॉक 120 पे चल रहा है, शायद दूसरा वाला फेज 3 आपने लिया है। फेज 3 ये वाला है। आपने 300
15 पे लिया है, 319 चल रहा है, बहुत अच्छा, यही है। तो ये देखिए 200, अभी जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 300 रुपये का लगेगा, लेकिन अगर सही बढ़िया थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो 280 रुपये के आसपास में आप होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस एरिया वो आता है 335 से 40 का, वो ब्रेक कर जाएगा तो 360 से 70 तक के टारगेट फेज 3 में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने रेन इंडस्ट्रीज़ लिया है और वो आपने लिया है 205 के आसपास में रेन इंडस्ट्रीज, तो 205 देखिए स्टॉप लॉस जो आपको लगेगा वो 200 रुपये का लगेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, 210 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर 220 का एक रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेक करेगा तो 240 से 50 तक के टारगेट रेन में देखने को आपको मिलेगा। नोसिल है आपका अगला स्टॉक, और नोसिल आपने लिया है 245 के आसपास में, स्टॉक 260 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस 240 का लगा लीजिए। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है 265 का, ब्रेक करेगा तो 280 से 290 तक के टारगेट मिल जाएंगे संजय जी आपको। तो ये है आपके सारे स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब एक नीचे सवाल है, सर आल्सो प्रोवाइड मी एसएलएन टारगेट ऑफ स्टॉक डिस्कस्ड इन स्मार्ट मनी कुंडली। अच्छा, स्मार्ट मनी कुंडली में मैंने औरम प्रॉपर्टीज बताया था जिसमें कि पुरंजू वेलिया जी ने पोजीशन बनाया था। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं औरम को कि क्या इसके एसएलएन टारगेट आपको अभी के समय में क्या निकल के आने चाहिए। औरम प्रॉपर्टीज है ये, तो किस जगह पे देखिए, जहाँ पे भी ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का बना हुआ है, उन्होंने ही बड़ा पोजीशन लिया था जिसके वजह से स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली देखने को मिल रही। जो 130 के ऊपर लीजिए, पहले मत लीजिएगा, 130 के ऊपर लीजिए क्योंकि बड़ा विक्स बना कर बैठा हुआ है। अगर वहाँ पे लेते हैं तो 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, 140 से 50 के टारगेट और हम प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलेंगे। तो ये है संजय जी के सवालों पर मेरा अपना जवाब। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है नीरज सिंह जी लखनऊ से लिख रहे हैं कि सर नमस्कार, ABFRL को बाय किया है 290 पे, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बाय किया है 243 पे, शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए ABFRL की तरफ चलते हैं। ABFRL सर बेहतरीन स्टॉक आपने लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आदित्य बिरला फैशन अच्छी रैली दिखा रहा है, आपका जो प्राइस है वो है 290 का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने सही प्राइस के आसपास में भी लिया, 290-98 पर चल रहा है, स्टॉप लॉस 280 रुपये का लगा लीजिए। एक यही इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है 280 का, और ऊपर की साइड में इसको जो रेजिस्टेंस है वो 305 से 310 का, अगर वो ब्रेक करेगा तो 320 से 30 के टारगेट दिखेंगे ABFRL में। इसके अलावा जो आपने लिया हुआ है वो है आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम 243 पे, बहुत बढ़िया। 243 पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लिया है। तो चलते हैं हम लोग हिंद पेट्रो की तरफ, और ये है 200। देखिए आप लगभग 100 पॉइंट की रैली में आप बैठे हुए हैं, 243 पर लिया, 243 ही तो लिखा है ना आपने, 243 बिल्कुल 100 पॉइंट की रैली पे आप बैठे हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, फंडामेंटली खराब नहीं है, बिल्कुल ही बेहतरीन स्टॉक है, बिल्कुल होल्ड रखिए इसको। 350 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ब्रेक करता है तो अप साइड में आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने को 370 तक का टारगेट बन सकता है, 320 का स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। तो ये है नीरज जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बहुत अच्छा स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल आता है रीना कुमारी भागलपुर बिहार से लिख रही हैं। इनका सवाल है कि आई है परचेज ग्रिप्स कॉटन @ 130 पे इन्होंने लिया है। इंडियन होटल को 210 पे लिया है, DB रियल्टी 35 पे, और मैन इंफ्रा को 105 पे लिया है, NCC 78 पर। प्लीज़ प्रोवाइड SLN टारगेट। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रिप्स कॉटन को 130 पे आपने लिया हुआ है। तो चलते ग्रिप्स कॉटन, मैंने पिछले बार भी आपको ग्रिप्स कॉटन के बारे में बताया था, आपका पीछे सवाल भी था, 130 पर आपने लिया हुआ है ना इसको, तो 130 पर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। स्टॉप लॉस भी 130 का ही लगा लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट। सबसे पहले तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए कि अगर कुछ यहाँ से जाता भी है तो जीरो में जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा आपका। ऊपर 140 का रेजिस्टेंस है, कल अगर सोमवार को ये ब्रेक करता, मंडे को होल्ड करेंगे 150 के टारगेट के लिए ग्रिप्स कॉटन को। आगे बढ़ेंगे, ग्रिप्स कॉटन के बाद जो है आपके पास इंडियन होटल है 210 पे। चलिए ठीक ठाक है, सब कुछ खुल गया है, तो अपने इंडियन होटल्स भी ले रखा है, चेक करते हैं। द इंडियन होटल होता है ना, द इंडियन होटल, इंडियन होटल्स नहीं आ रहा है, इन होटल के नाम से आना चाहिए ना, वही तो है इन होटल। ओके, इन होटल्स आपने कितने पे लिया ये चेक कर लेते हैं। आपने इन होटल को लिया है 210 पे, कोई बात नहीं, और 210 214 चला, स्टॉप लॉस 200 रुपये का लगाइए। और ऊपर की साइड में 220 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर वो ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है इन होटल में, यानी इंडियन होटल्स में, देन आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने को बनेंगे। तो होल्ड रखें 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 220 के ब्रेकआउट के पर 230 से 40 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। DB रियल्टी 35 पे, मैन इंफ्रा 105 पे। तो चलते हैं हम लोग DB रियल्टी पे, और 35 पे लिया, 48 पे चला है, तो सर स्टॉप लॉस लगा लीजिए ना,
45 का 10 पॉइंट ऊपर उठा लीजिए स्टॉप लॉस। अब 45 के पास होल्ड के 50 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेगा। 10 पॉइंट तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है। मैन इंफ्रा 105 पर आपने लिया हुआ है मैन इंफ्रा को, तो चलते हैं मैन इंफ्रा के पास। ये आ गया मैन इंफ्रा, 105 पे लिया, 135 चल रहा है, थोड़ा सा ये नेगेटिव जा सकता है। अगर 130 के नीचे निकल गया तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, फिर 120 25 से 20 पर आ जाएगा। इसलिए आपको स्टॉप लॉस 130 रुपये का लगा के चलिए, क्योंकि आपने इसको 125 पर लिया है ना, आपने इसको लिया है 105 पे, तो आप 130 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस जगह पे जहाँ पे बन रहा है। 130 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि आप 25 पॉइंट प्रॉफिट में बने रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा निगेटिव माहौल ये दिखा सकता है जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर ये बना रहा है मैन इंफ्रा। एनसीसी 78 पे लिया है आपने, तो चलते हैं एनसीसी के पास में। एनसीसी 78 पर लिया है तो आ गया वो 80 पर चल रहा है, तो होल्ड रखे 76 का स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर 82 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 84 से 86 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे एनसीसी पर। तो ये है रीना जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। मैं सारे व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करें, और टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी सुविधा मिलती है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला सवाल है अशोक सलूंके जी, पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और इनका क्या सवाल है कि ग्रासिम के 30 क्वांटिटी बाइंग प्राइस 1780 पर है, जोमेटो के 180 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 150, इन्फोसिस का 30 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 1750, ट्राइडेंट 150 क्वांटिटी लिया है 39 रुपये 50 पैसे पे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, टारगेट एनएसएल क्या होना चाहिए? अशोक सलूंके जी पुणे महाराष्ट्र से। तो चलिए इनके सारे स्टॉक्स पे व्यू ले लेते हैं। सबसे पहला है ग्रासिम, 1780 पे आपने लिया हुआ है। सर स्टॉक्स खराब नहीं, स्टॉक्स आपने बहुत अच्छा लिया है। 1780 पे लिया है, 1858 चल रहा है, लगभग आप समझिए कि 80 पॉइंट आप ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1900 का लगभग इसने हाई लगाया, जिसने अगर कैंडल का देखें तो 1893 तक का इसने हाई लगाया, तो वही रजिस्टेंस है उसके पास। 1900 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल का एक रजिस्टेंस आता है, इसके ऊपर जाने पर आपको तेजी आएगा। 1800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपने 1780 पे लिया, आप 1800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप चाहें तो 1830 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं ग्रासिम को। जोमेटो को आपने लिया हुआ है शायद 150 पर, चलिए बहुत अच्छा। 153 का भी प्राइस चल रहा है। देखिए जोमेटो ने अपना ऑल टाइम का रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया, ये बार बार यहाँ से एक बार दो बार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था 150 को, बिल्कुल ब्रेकआउट पे आपने पकड़ा है, बिल्कुल सही जगह पे आपने पकड़ा है, कहीं कोई खराबी नहीं है। होल्ड रखें, 155 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 165 से 70 के टारगेट, स्टॉप लॉस 150 का ही, या थोड़ा नीचे एक आध पॉइंट नीचे लेके चल सकते हैं जोमेटो में। इन्फोसिस को जो आपने खरीदा है वो है 1750 पे खरीदा, स्टॉप लॉस 1750 पे लिया, स्टॉक 1780 के आसपास चल रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अप साइड में जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से शानदार तरीके का एक सपोर्ट है। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे, इसके साथ साथ मैंने एम्फासिस वगैरह का भी कॉल दिया हुआ था, सब ने अच्छा मूवमेंट करके दिखाया। अभी 1800 का अगला टारगेट जो बनेगा इन्फोसिस में 1800 का बनेगा, होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस 1700 रुपये का लगा के चल सकते हैं। इन्फोसिस के अलावा ट्राइडेंट को आपने 39 रुपये 50 पैसे पे लिया हुआ है, तो चलते हैं ट्राइडेंट के पास 39.50 पैसे पे, इसी जगह पे स्टॉप लॉस 36 का लगाइए। 41 को ब्रेक करेगा तो 43 से 45 के टारगेट ट्राइडेंट में देखने को आपको मिल सकता है अशोक जी। तो ये है अशोक सलूंके जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, जिसका अविनाश वसंत काठाले साहब, अविनाश वसंत काठाले मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 इज दिस इंडिकेटर यूजफुल फॉर इंट्राडे और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए सर, ये अगर कोई इंडिकेटर है तो आप उसको शॉर्ट टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे में, बस तरीका अलग हो जाता है। क्या होता है? तरीका अलग हो जाता है। अब ये ज्ञान जो है ना, ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। ज्ञान छोटा मोटा सब्जेक्ट, एक बक्सा बना हुआ आता है गोल ऐसा, कुछ लोग चौकोर बॉक्स बनाते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं, प्राइस लिखा रहता है। तो ये आप इसको लॉन्ग टर्म में भी चेक कर सकते हैं, इंट्राडे में भी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ज्ञान के बारे में मैं जानता हूँ, इसको ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज़ करते हैं। तो मेरा व्यू इस पर रहेगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है ज्ञान स्क्वायर, ये बहुत ही जैसे होता है ना कि इलियट वेव, ठीक उस तरह का ज्ञान होता है, जो सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है ज्ञान। आप उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलें तो ये आपको ज़्यादा मूवमेंट करके वहाँ पे दिखाएगा।
पार्थ गांधी जी वलसाड गुजरात से अगला सवाल भेज रहे हैं और इनका सवाल है कि डियर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर डेली अपडेट्स ऑन स्टॉक। वेलकम सर। सर, आई हैव X0 टेल्स माई एवरेज कॉस्ट इज 154. शुड आई एड फ्यू क्वांटिटी एट करेंट लेवल? व्हाट इज द टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म? सेकेंड, आई हैव Siemens एट द रेट ऑफ 2400. व्हाट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर इट? ओके, तो X0 टाइल्स को लिया हुआ 154 पर ऐड करने की चाहत रखते हैं कि किस जगह पे ऐड करना है, तो चलते हैं X0 टाइल्स को 154 पे आपने लिया है, 146 के आसपास में चल रहा है। देखिए X0 अभी तो जन्म लिया है इस मार्केट में, थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको 140 के आसपास मिलता है तो आप जरूर ऐड कर सकते हैं। 150 के ऊपर निकलता है फिर ऐड कर सकते हैं, या तो 150 के ऊपर ऐड करिए या 140 के आसपास आ जाए तो ऐड करिए X0 टाइल्स में। और इसका व्यू लंबा रखिए सर, ये X0 टाइल्स शॉर्ट टर्म वगैरह में मज़ा नहीं देगा, लंबा टाइम रखिए, आपको अच्छा प्रॉफिट बना के X0 देगा। Siemens 2400 पे लिया, बिल्कुल हायर जोन के पास आपने पकड़ा, तो स्टॉप 2350 का लगा के होल्ड रखिए। ऊपर 2400 को दोबारा ब्रेक करेगा तो 2450 से 2500 के टारगेट Siemens भी आपको दिखा सकता है। तो ये है आपके सवाल पर मेरा जवाब पार्थ साहब। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखें किनका है। अमित अग्रवाल जी गुड़गांव से लिख रहे हैं, वीकली व्यू ऑन बाय टेक महिंद्रा 1571, इन्फोसिस 1759, एम्फासिस 3389 विथ SLN टारगेट। ओके, इन्होंने टेक महिंद्रा लिया हुआ है, इन्फोसिस लिया हुआ है, एम्फासिस, तीनों ही एक ही सेक्टर से इन्होंने उठाया हुआ है। इन्होंने फिर वही काम किया अमित जी आपने कि सारे चीज़ एक ही सेक्टर से आपने लिया। खैर कोई बात नहीं, आपको IT में मूवमेंट लग रहा होगा, आपने लिया है टेक महिंद्रा 1571। ओके, चेक करते हैं टेक महिंद्रा को सबसे पहले। 1571 1581 चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए अगला जो टारगेट आएगा 1625 से 1650 का दिख रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस इस कंडीशन में सर 1550 रुपये का लगा के आपको चलना होगा 1550 का। इसके अलावा आपने इन्फोसिस को लिया हुआ है और वो है 1760 पर, तो सर होल्ड रखिए। अभी जस्ट मैंने इन्फोसिस के सवाल का जवाब दिया, आप नज़र रखें इन्फोसिस पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1759 पर लिया है, 1780 चल रहा है, स्टॉप लॉस 1750 का रख लीजिए। अगला टारगेट 1800 से 1825 का बन सकता है इन्फोसिस में, तो इस स्टॉप लॉस लगा के 1750 का लेके चल सकते हैं। एम्फासिस को आपने लिया तो चलते हैं हम लोग एम्फासिस के आसपास में, और एम्फासिस का जो लेवल है वो पहले मैं आपको प्राइस देख लेता हूँ। एम्फासिस आपने 3389 3389 रुपये पे आपने लिया हुआ है, कोई बात नहीं, 3389 लिया, 3353 चला। स्टॉप लॉस 3200 रुपये का लगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। एम्फासिस में स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, 3400 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है तो 3600 तक के टारगेट एम्फासिस में देखने को मिल सकते हैं अमित जी आपको, तो नज़र रखें इस सारे लेवल्स पर। तो अमित जी का ये सवाल का जवाब हो गया। अब बढ़ूंगा अगला सवाल, और सबसे बड़ी बात है कि कोई अगला सवाल है ही नहीं। तो ये था दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 142 एपिसोड, 142वां एपिसोड। किन्हीं का सवाल अगर मिस हो गया हो, छूट गया हो, तो कृपया कर आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके उन सवालों का जवाब दे दूंगा। अगर मिस हो गया हो मुझसे आपका सवाल कलेक्ट करने में, तो अब मिलूंगा दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।